बी। एक एक रूम में बंद एक लड़की जिसकी आंखें गुस्से से गहरी लाल हो रखी थी, आसपास सब हवा में उड़ रहा था, उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उससे अलग ही रोशनी निकल रही थी। उसके हाथ खुले हुए थे जिनसे अलग ही बिजली जैसी रोशनी निकल रही थी। चेहरा ऊपर था और उसके आसपास सब गोल गोल घूमने लगा। ऊपर छत की साइड एक हॉल खुल गया। वह जोर से गुर्रा रही थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि आसपास के सारे शीशे और खिड़कियां टूट गए। उसकी रेशमी लाल ड्रेस से लाल रोशनी निकल रही थी और आसपास आग निकल रही थी। तभी ऊपर से एक भयानक पर शांत आवाज आई, तुमने हमारे नियमों को तोड़ा है, तुमको सजा जरूर मिलेगी। तभी आसपास अंधेरा हो गया और उस लड़की से रोशनी निकलनी बंद हो गई। वह नीचे गिरने लगी। अचानक एक रोशनी ने आकर उसको नीचे गिरने से बचा लिया। वह जमीन पर बेजान पड़ी थी। तभी उसको एक आवाज आती है, सजा के तौर पर तुमसे तुम्हारी ये जिंदगी छीन ली जाएगी। अगर तुमने अपनी नई जिंदगी से मुंह मोड़ा तो तुमसे तुम्हारी शक्तियां और नया जीवन भी छीन लिया जाएगा। कौन है ये लड़की? किसकी है ये आवाज? क्यों मिली उस लड़की को सजा? तभी अचानक उस लड़की की आंखें खुलती है। वह गहरे पानी में डूब रही थी। जिस गहराई में वो थी वहां किसी का बचना नामुमकिन था। वह आंखें खोलते ही आसपास देखती है और अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलते हुए ऊपर जाने लगती है। लेकिन तभी उसको धुंधला दिखने लगता है। वह वापस पानी में डूबने लगती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसके घने काले बाल पानी में लहरा रहे होते हैं। तभी वह झटके से आंखें खोलती है। इस वक्त वह बहुत कंफ्यूज थी। डर तो वह अभी भी नहीं रही थी। उसकी डिक्शनरी में डरना था ही नहीं। वह आसपास देखती है तो बस एक छोटा सा रूम था, जहां पास ही में एक बालकनी थी, जहां से सफेद पर्दे लहरा रहे थे। ठंडी हवा का झोंका अंदर आ रहा था। मौसम बहुत खूबसूरत था। बाहर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। हल्की बारिश हो रही थी जिसकी खुशबू हवा के झोंके के साथ वह महसूस कर रही थी। वह उठकर बैठ जाती है। आसपास देखती है तो बस एक छोटा सा बेड जिस पर वह बैठी थी, एक टेबल, चेयर और एक अलमारी और पास में एक डोर था, शायद बाथरूम। ये सोचकर वह फिर बाहर देखने में मगन हो जाती है। तभी उसका ध्यान हटता है और खुद को देखती है तो अजीब सा फील होता है क्योंकि उसको बहुत हल्का लग रहा था। लेकिन जब वह खुद को देखती है तो शॉक हो जाती है। अपने हाथों को चेहरे के सामने करती है जो बहुत छोटे और नाजुक थे। फिर वह झट से खड़ी हो जाती है और अपनी पूरी बॉडी को देखने लगती है। लेकिन लाइट ऑफ थी तो कुछ साफ दिख नहीं रहा था। उसको एक स्विच दिखता है तो वह लाइट ऑन करती है और पास लगे छोटे से मिरर में खुद को देखती है तो वह तो शॉक लगने से गिरने ही वाली थी, लेकिन खुद को संभाल लेती है। बीटू वह इस वक्त एक छोटी सी बच्ची की बॉडी में थी जिसकी एज लगभग 6 साल होगी। वह खुद को देखकर खोसी जाती है क्योंकि उसकी खूबसूरत गहरी पर्पल आंखें बहुत अट्रैक्टिव थीं, लाल टमाटर जैसे होंठ, घनी पलकें, लंबे घने स्ट्रेट काले बाल कमर तक, नन्हे से खूबसूरत कोमल हाथ। तभी उसको बिजली की आवाज से होश आता है। बाहर तेज बारिश होने लगी थी। वह वापस बेड पर आकर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि उसके साथ क्या हुआ। जहां तक उसको याद है वह पानी में डूब रही थी। तभी उसको एक आवाज याद आती है, तुमको सजा जरूर मिलेगी। ये सोचते ही उसको सब याद आ जाता है। वह सोचती है, ये कैसी सजा है और वह इस वक्त कहाँ है। तभी डोर नॉक होता है। एक 45-50 के आसपास की एक लेडी अंदर आती है। वह लड़की उसको गौर से देखती है। उसको एक नज़र देखते ही पता चल जाता है इनका नाम सुनीता देवी है और ये ऑर्फनेज मैनेजर हैं। वह इस वक्त एक ऑर्फनेज में है। तभी वह आरटी पास आती है और बोलती है, कैसी हो अब एना बेबी? आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? अब ठीक तो हो ना? क्या हुआ, आप बोल क्यों नहीं रही? इतने सारे सवाल सुनकर वह लड़की अपना नाम एना आना सुनकर होश में आती है और हाँ में सर हिला देती है और सोचती है, अच्छा इस लड़की का नाम एना है और ये एक ऑर्फन है। तभी वह आरती बोलती है, बेटा अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। वह बोलती है, आरती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी प्यारी सी आवाज सुनकर सुनीता जी उसमें खुशी जाती हैं। अपने को ऐसे निहारता देख वह बोलती है, क्या हुआ? आप टेंशन मत लो, मैं एकदम ठीक हूँ। अपनी खूबसूरत पर्पल आंखों को टिमटिमाते हुए वह बोलती है जिससे सुनीता जी होश में आती हैं और बोलती हैं, अच्छा एना बेबी आप आराम करो। और उसको ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ा देती है और बोलती है, बेटा कल हमारे साहब आने वाले हैं, आपको याद तो है ना आपको देखने? एना बोलती है, मुझे क्यों? तभी उसको विशन आता है कि एना खेलते हुए बुरी तरह नीचे गिर गई थी जिस कारण उसको सर पर बहुत चोट लगी थी। तभी सुनीता जी बोलती हैं, एना बेबी आप गिर गई थी इसलिए बड़े साहब आपको देखने आ रहे हैं और अपने ऑर्फनेज के बच्चों से मिलने भी। आप सो जाए।
ये बोलकर सुनीता जी प्यारी सी स्माइल देकर उसके बालों को सहलाकर चली जाती हैं। एना सोच रही थी, कौन बड़े साहब। तभी उसको फिर विशन आता है जिससे उसको पता चलता है वह इस ऑर्फनेज के ओनर हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जो टॉप 10 में सेकंड नंबर पर आते हैं। उसको एक विशन से ही उनके पूरे फैमिली और फ्रेंड का डेटा मिल जाता है। फिर वह सोचती है, मतलब मुझे एक ऐसी दुनिया में भेजा गया है जो बिल्कुल कहानियों जैसी होती है, रियल वर्ल्ड से हटकर होती है। एक दीवार होती है इन वर्ल्ड्स के बीच, एक तरफ रियल वर्ल्ड, एक तरफ नोवल वर्ल्ड, और मुझे यहाँ भेज दिया गया सजा के तौर पर। वह अपना सर पकड़ लेती है। तभी फिर से वही आवाज आती है एक रोशनी के साथ, सही समझा तुमने। तुमको इस दुनिया में ही जीना है अब हमेशा के लिए, क्योंकि तुम मर नहीं सकती। तुम्हारे पास इतनी पावर है जो रियल वर्ल्ड के लिए सही नहीं है, और तुम्हारी एक और गलती रियल वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा सकती है। तो तुमको यहीं रहना होगा, और अगर यहाँ भी तुमने भागने या मुंह मोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी शक्तियां छीन ली जाएंगी। कल एक फैमिली आएगी, ये तुमको पता है। आगे क्या होगा तुम जान जाओगी, लेकिन तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये बोलकर रोशनी गायब हो जाती है। एना भी ये सुनकर शॉक रह जाती है। फिर कहती है, नहीं, मैं अपनी शक्तियां नहीं खो सकती। सही तो कहा लॉर्ड ने, मैं रियल वर्ल्ड के लिए खतरनाक साबित हो सकती हूँ। मैंने एक गलती की, मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। अगर दुश्मन के साथ लग गई होती तो पता नहीं क्या होता। ये सोचकर इस दुनिया में रहने के लिए तैयार हो जाती है और सो जाती है। सुबह की नई किरण। सुबह के 6 बजे एना आना उठ जाती है, क्योंकि भले ही वह किसी बच्ची की बॉडी में थी, पर सोल तो किसी बड़ी लड़की की ही थी ना। वह उठकर आसपास देखती है तो उसकी नज़र बालकनी पर चली जाती है। वह उठकर अपने नन्हे पैर नीचे रखती है और आराम से चलते चलते बालकनी के पास जाती है, जहां बारिश की वजह से आसमान बहुत खूबसूरत लग रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी जो उसके बालों से खेलकर जा रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह अपनी पुरानी जिंदगी में कभी खुश नहीं हुई थी। हमेशा सबको दर्द देने में इतनी खोई रहती थी कि बिल्कुल इमोशनलेस बन गई थी, जिस कारण उससे एक गलती भी हो गई। उस गलती की वजह से आज वो यहाँ थी। यही सोचकर वह बोलती है, भले ही मैं जहाँ भी हूँ, पर अब खुश कैसे रहते हैं सीखना चाहती हूँ, ताकि कभी लौट को नाराज न करूँ। ये बोलकर वह फिर बाहर देखने लगती है। उसके छोटे गुलाबी होठों पर सुकून भरी मुस्कान थी। तभी डोर नॉक होता है। सुनीता जी अंदर आती है और उसको जागे हुए देखकर बोलती है, एना बेबी, क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? एना उनकी आवाज सुनकर पीछे मुड़कर खिलखिलाते हुए बोलती है, कुछ नहीं आंटी, वो बस नींद खुल गई थी। सुनीता जी पास आती है, अच्छा एना बेबी, अब आप उठी गई हैं तो फ्रेश हो जाए और नीचे आ जाए। एना फिर बाथरूम में चली जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है, जहां सुनीता जी ने उसके लिए एक क्यूट सी बनी वाली डंगरी निकालकर रखी हुई थी। वह उसको वहीं पर बदल लेती है, आखिर थी तो छोटी बच्ची की बॉडी में ही ना। फिर हेयर सुखाकर कॉम्ब भी कर लेती है और क्यूट सा बनी वाला क्लिप बालों में लगा लेती है और नीचे आ जाती है। एना कैसी हो? अब पीछे से आवाज आती है। उसको देखते ही एना खिलखिलाकर हंसती है। आखिर कौन है जिसको देख एना मुस्कुराए? देखते हैं अगले भाग में भी। 3 अब आगे, शैतानियां और नए मेहमान। जैसे ही एना पीछे देखती है, खिलखिलाकर हंस पड़ती है। उसके पीछे 2 लड़कियां उसको ही देखकर खुश हो रही थीं। वह वापस आगे आकर बोलती हैं, कैसी हो अब एना? मैं ठीक हूँ। लिसा और जेनी उसको एना उनको देखकर ही समझ जाती है कि ये ओल्ड एना की दोस्तें हैं। लिसा और जेनी 2 जुड़वा बहनें। लेकिन वह मन ही मन बोलती है, इस बच्ची की बॉडी की वजह से अब बच्चों वाली हरकतें भी करनी पड़ेंगी, वरना सबको मुझ पर शक होगा, कहीं ये न सोचने लगे मेरे दिमाग पर चोट लग गई। तभी लिसा जेनी की आवाज सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आती है। क्या हुआ एना? नहीं, कुछ नहीं। चलो ना, आज कुछ खास है शायद, तभी इतने सारे अंकल आंटी काम में लगे हुए हैं। लिसा जेनी बोलती हैं, हाँ, आज इस ऑर्फनेज के ओनर आने वाले हैं, तभी इतना सारा खाना और स्वीट्स बने हैं। चलो ना, चल के कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। एना बोलती है कि आंटी डटेंगी। लिसा बोलती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा खा लेंगे चुपके से। अपनी पप्पी आइज बनाकर जेनी भी बोलती है, हाँ एना, बहुत भूख लगी है मुझे भी। उनकी बातें सुनकर एना का भी मन पिघल जाता है। वह बोलती है, ओके, लेकिन बस थोड़ा सा। चलो जल्दी। वह तीनों किचन में पहुंच जाती हैं। चुपके से वहां बहुत सारी डिश और स्वीट्स थे। स्वीट्स में अलग अलग रसमलाई, गुलाब जामुन, काजू कतली, लड्डू, पेड़े। ये सब देखकर तीनों के मुंह में पानी आ जाता है।
लीसा जेनी को रसमलाई बहुत पसंद थी, वो रसमलाई निकालकर चुपकर खाने लगती हैं। वहीं हमारी एना की नज़र तो मोतीचूर के लड्डुओं पर ही थी। वह जल्दी से अपने छोटे कोमल हाथों से एक एक लड्डू उठा लेती है और कोने में बैठकर दोनों से एक एक बाइट खाने लगती है। बड़े साहब का आगमन। तभी बाहर 5 या 6 लग्जरी कारें आकर रुकती हैं। आगे की कारों से जल्दी से बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और चारों ओर से घेर लेते हैं। एक गार्ड बीच वाली कार का गेट ओपन करता है, जिससे एक शूज बाहर आता है और एक हैंडसम सा 29-30 एज का आदमी बाहर आता है और कार की दूसरी साइड जाकर गेट ओपन करता है, जिससे एक ब्यूटीफुल लेडी बाहर आती है। वह आदमी बोलता है, चलो बेबी, हम आ गए। दोनों अंदर दाखिल होते हैं। पीछे अभी भी 5 या 6 बॉडीगार्ड अंदर आकर खड़े हो जाते हैं, बाकी गार्ड्स बाहरी सेफ्टी के लिए खड़े थे। तभी सुनीता जी आती हैं और दोनों का वेलकम करती हैं। मिस्टर अभय राठौर और मिसेज नित्या राठौर, आपका वेलकम है। कैसे हैं आप दोनों? अभय बोलता है, हम ठीक हैं। बच्चे कैसे हैं? सुनीता जी बोलती हैं, बच्चे भी एकदम अच्छे और स्वस्थ हैं। आइए अंदर आइए, बच्चे आपका ही कब से इंतजार कर रहे हैं। दोनों सुनीता जी के साथ अंदर आते हैं, जहां बच्चे उनको देखकर खुश हो जाते हैं और भागते हुए आते हैं और बोलते हैं, अंकल आंटी, आप कैसे हो? बच्चों की बातों का जवाब देते हुए नित्या जी बोलती हैं, बच्चे, हम ठीक हैं। आप सब कैसे हैं? बच्चे जोर से बोलते हैं, एकदम मस्त। और सब खिलखिलाकर हंस देते हैं, जिस पर अभय और नित्या एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। पकड़ी गई शैतानियां। तभी नित्या जी बोलती हैं, अरे हाँ, वो बच्ची कहाँ है जिसका एक्सीडेंट हुआ था? तभी सुनीता जी बोलती हैं, हाँ, उसका नाम अनिका है, उसको हम सब प्यार से एना बुलाते हैं। सुनीता जी किसी को आवाज लगाती हैं, मंजू, कहाँ हो? जल्दी आओ। तभी एक 35-36 के आसपास की लेडी आती है, जिसको सब मंजू दीदी के नाम से जानते हैं। वह आती है और बोलती है, क्या हुआ चाची? तभी वह वहां खड़े 2 शख्स को देखती है और बोलती है, आप दोनों आ गए। और उनको वेलकम करती है और बोलती है। तभी सुनीता जी बोलती हैं, एना को लेकर आओ। पता नहीं ये लीसा और जैनी भी नहीं दिख रही। तीनों को देखो कहाँ हैं। मंजू बोलती है, पक्का कुछ शैतानी कर रही होंगी तीनों। सुनीता जी बोलती हैं, तुमको तो बस बहाना ही चाहिए उनको डांटने का। जाओ जाकर पहले उनको ढूंढ कर लाओ। मंजू वहां से मुंह बनाते हुए उनको ढूंढने लगती है। पूरे ऑर्फनेज में वह कहीं नजर नहीं आती है। वह बोलती है, इन तीनों की खैर नहीं अब। तीनों बदमाशियां करती ही रहती हैं हर वक्त। आज इनको चाची से डांट लगवाऊंगी। लेकिन अब तो बस किचन ही बचा है, ये बोलकर वह किचन की ओर बढ़ जाती है। वहीं हमारी तीनों शैतान लगी हुई थीं। लीसा जेनी ने अपना चेहरा पूरा गंदा कर लिया था। वहीं एना ने एक और लड्डू उठा लिया और खाने लगी। तभी आवाज आई, तुम तीनों यहाँ। और मंजू अंदर आती है और लीसा जेनी के कान पकड़कर उनको उठाकर बोलती है, आज तो तुम तीनों को डांट लगवाऊंगी। तभी उसकी नजर एना पर जाती है, जो मासूमियत से लड्डू खा रही थी, और मंजू को देखते ही अपनी प्यारी आंखों की मासूमियत से लीसा जेनी के पास आकर खड़ी हो जाती है। मंजू उसकी इस क्यूट सी हरकत से उसको निहारने लगती है और फिर तीनों को डांट कर बोलती है, आज तुम तीनों की खैर नहीं, शैतानी बहुत करती हो ना। आज डांट लगवाऊंगी। ये बोलकर तीनों को बाहर ले जाने लगती है। क्या पड़ेगी तीनों को डांट, देखते हैं अगले भाग में। अब आगे शैतानियों का मजा और अभय नित्या से मुलाकात। वहीं एना आना सोच रही थी कि क्या क्या करना पड़ रहा है बच्ची की बॉडी की वजह से। तभी मंजू दीदी उन तीनों एना, लीसा, जैनी को सुनीता जी के पास ले आती हैं और बोलती हैं, लीजिए चाची, देखो तीनों की शैतानी। सुनीता जी कहती हैं, क्यों मेरी प्रिंसेसेस को डांट रही हो? ऐसा क्या कर दिया अब इन्होंने? तभी लीसा जैनी बोलती हैं, हमने कुछ नहीं किया, मंजू दीदी को बस हमको डांटने का मौका चाहिए। ये बोल हंस पड़ती हैं। वहीं मंजू का तो मुंह बन जाता है और बोलती है, अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूं तो चेहरा देखो अपना। सुनीता जी भी देखती हैं। वहीं जब मंजू बोलती है, और अपनी लाडली एना को भी तो देखो, दोनों हाथों में लड्डू लिए खा रही है। जब दोनों एक साथ एना को देखती हैं तो एना बेबी तो अभी भी बेफिक्र होकर अपने हाथ में रखे लड्डू को खाकर बोलती है, कौन से लड्डू? मैंने कोई लड्डू नहीं खाए। क्यूट से अंदाज में एना बोली। उसकी ये हरकत देख पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। जहां मिस्टर राठौर और मिसेज राठौर थे, जो एना की हरकत पर हंस पड़े और पास आए तो एना को गौर से देखा, जो उनको ही आंखें टिमटिमाते हुए देख रही थी। उसके क्यूट से फेस को देखकर एक पल को मिस्टर और मिसेज राठौर भी उसको देखते रह गए। फिर उसके पास आकर बोलते हैं, एना बेबी, कैसी हो अब आप? एना बोली, मैं तो अब एकदम ठीक हूँ।
प्यारे से अंदाज में बोली। उसकी इस अंदाज पर दोनों को प्यार आने लगा। वहीं मंजू बोली, चाची आप पहले इनको पनिश करो, बहुत शैतानी करती है अब। सुनीता जी बोली, कोई नहीं, बच्चियां हैं। मंजू का तो फिर मुंह बन गया। वहीं लीसा जैनी उसको देखकर हंस पड़ी और एना भी खिलखिला उठी, जिसको देख मंजू और चिढ़ गई। नाश्ते का बुलावा और चोरी छिपे बातें। तभी सुनीता जी बोली, मिस्टर और मिसेज राठौर, ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। आइए, बच्चे भी भूखे हैं, चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जिस पर अभय बोला, जी चलिए, और वह लंच एरिया की तरफ जाने लगे। वहीं हमारी तीनों शैतान आपस में बातें करती हुई जा रही थी। ये मंजू दीदी को सबक सिखाना पड़ेगा, जब देखो हमको डांट लगाने पर लगी रहती हैं। तभी पीछे से आवाज आए, मैं कुछ मदद करूं। तीनों शौक हो गईं और पीछे मुड़ी तो अभय और नित्या जी उन्हीं के पीछे थे और हंस रहे थे उनकी इस शिकायत को सुनकर। वहीं तीनों पीछे देखती हैं तो उनको अभय और नित्या देखकर कहती हैं, सच्ची आप हमारी मदद करोगे। अपनी पप्पी आइज बनाकर बोलती हैं। जहां अभय जी ने मजाक में ये बोला था, उसकी इस क्यूट सी हरकत से उनको देखकर बोले, मुच्ची। जिस पर तीनों हंस पड़ी। वहीं सब लंच एरिया में जा चुके थे। बस ये तीनों और अभय और नित्या ही रह गए थे। वो भी लंच एरिया पहुंच गए। तीनों अपनी टेबल पर बैठ गईं। वहीं अभय नित्या एना को देखते हुए कुछ सोच रहे थे और सुनीता जी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अभय नित्या का बड़ा फैसला। तभी अभय और नित्या जी सुनीता जी से कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे एक पल को सुनीता जी शॉक हो जाती हैं और अभय और नित्या जी को देखकर बोलती हैं, क्या? जिस पर नित्या और अभय बोलते हैं, हाँ हम यही चाहते हैं, अगर आप हाँ बोले तो। जिस पर सुनीता जी कहती हैं, आपका ही का ऑर्फनेज है, आप जो चाहें वही होगा, हमको कोई आपत्ति नहीं है। जिस पर दोनों खुश होकर एना को देखने लगते हैं जो बड़े ही आराम से लीसा जैनी के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। अभय और नित्या ने सुनीता जी से क्या कहा? सुनीता जी शॉक क्यों हो गईं? आगे, एना का नया परिवार। अभय और नित्या जी एना को देख ही रहे थे। इन्होंने सोच लिया था कि ये एना को गोद लेंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं है और नित्या जी मां नहीं बन सकती। उनका 1 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिस समय वह 1 महीने की प्रेग्नेंट थी। अस्पताल जाते जाते काफी खून बह चुका था और उनका गर्भपात मिसकैरेज हो गया था, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ था। इतना ही काफी नहीं था कि डॉक्टर ने बताया, आप अब कभी मां नहीं बन सकती। इससे तो सबको सदमा ही लग गया था। इसी कारण ही इन्होंने ये अनाथालय खोला था। ऐसे ही और भी कितने ही अनाथालय खोले हैं इन्होंने। एना, जो लीसा जैनी के साथ व्यस्त थी, वो सब समझ रही थी। हालांकि उसको ये सब पहले से ही पता था। एना सोचती है, ये भी सही है। इस जिंदगी में एक नई लाइफ शुरू करने के लिए एक फैमिली तो चाहिए ही। ये सोच वह भी उनकी तरफ स्माइल पास कर देती है, जिसको देख अभय और नित्या जी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, सुनीता जी, हम कल ही एना को अपने घर ले जाना चाहते हैं। बाकी की फॉर्मेलिटीज हम आज ही पूरी कर लेंगे। सुनीता जी भी हाँ बोल देती हैं और दोनों वापस से एना से मिलकर वापस अपने मेंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। घर वापसी प्यारी नोक झोंक। पूरे रास्ते अभय अपनी ही बातें बोलने में मशगूल रहे। कल हमारी प्रिंसेस आ जाएगी हमारे घर, देखना मैं ही उससे सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। नित्या जी चिढ़कर बोलती हैं, आप क्यों? मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करूंगी। दोनों ऐसे ही नोक झोंक करते करते कब राठौर मेंशन पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर अभय कार से बाहर निकलकर दूसरी साइड से गेट ओपन करता है और नित्या जी बाहर आती हैं और दोनों फिर से नोक झोंक करते हुए अंदर जाते हैं। बीच में उनको सब बॉडीगार्ड सैल्यूट कर रहे होते हैं। जैसे ही दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि अब क्या देखेंगे, अभय और नित्या जी राठौर मेंशन में। कोई उनका इंतजार कर रहा है क्या? परिवार का मिलन। सामने ही उनके मॉम डैड और 2 शख्स बैठे थे। अभय आगे जाकर बोलते हैं, अरे तुम कब आए निक्कू? सामने से जवाब आता है, कितने बड़े हो गए, अब तो निक्कू मत बोला करो, निकेतन नाम है मेरा। चिढ़कर कहते हुए, कितने भी बड़े हो जाओ, मैं तो निक्कू ही बोलूंगा। जिसको सुन निकेतन जी कहते हैं, अच्छा अच्छा तुम जीत गए। जिसे सुन अभय हंस देता है। तभी साइड से आवाज आती है, हम भी यही हैं अभय। अभय साइड देखता है तो वहां मुकेश जी बैठे हुए थे। अभय बोलता है, आप कब आए? जिसे सुन मुकेश जी कहते हैं, मैं तो बहुत देर से यही हूं। अभय ये सुन बत्ती सी दिखा देता है। मुकेश जी ना में सर हिला देते हैं जैसे कह रहे हो, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तभी अभय के डैड प्रकाश बोलते हैं, ये आज भी ऐसा ही है शैतान। जिसे सुन मीना जी, अभय की मॉम भी हंस देती हैं। तभी पीछे से नित्या जी बोलती हैं, अरे आप
वो आगे आकर निकेतन जी और मुकेश जी से मिलती हैं। B6 ओबरॉय परिवार का परिचय। मुकेश ओबरॉय ये ओबरॉय फैमिली के हेड हैं और अभय के डैड प्रकाश राठौर के बचपन के दोस्त और पड़ोसी भी। ओबरॉय मेंशन राठौर मेंशन के पास ही है। टेरेंस और बालकनी से आराम से दिख जाए इतना बीच में एक गार्डन है और दोनों मेंशन के सामने और पीछे दूर दूर तक सिर्फ बाग हीरो है। मुकेश जी ओबरॉय इंडस्ट्रीज के ओल्ड चेयरमैन हैं। इनके दो बेटे हैं, बड़े बेटे निकेतन ओबरॉय और छोटे बेटे राघव ओबरॉय। दोनों का स्वभाव नेचर बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा है। तारांकन निकेतन शांत पर हंसमुख और मजाकिया स्वभाव के हैं। उन्हें बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए राघव ने बिजनेस संभाल लिया। निकेतन जी एक जाने माने लॉयर हैं। तारांकन निकेतन जी के एक बेटा और एक बेटी हैं, बेटी निशा ओबरॉय और बेटा आशीष ओबरॉय। दोनों ही जुड़वा ट्विंस हैं और काफी मजाकिया हैं, बिल्कुल अपने डैड की तरह। तारांकन राघव कोल्ड और इमोशनलेस हैं। ये ओबरॉय इंडस्ट्रीज के सीईओ हैं। ये अपने काम को लेकर प्रोफेशनल रहना पसंद करते हैं। दिन रात हमेशा ऑफिस के काम में ही लगे रहते हैं। ये किसी से ज्यादा बात नहीं करते और शांत पर थोड़े गुस्से वाले इंसान हैं। तारांकन राघव जी का सिर्फ एक ही बेटा है। राघव का बेटा अभी आउट ऑफ कंट्री यूएस में हाई स्कूल कंप्लीट कर रहा है और वहीं अपनी बाकी की स्टडी पूरी करके बिजनेस फील्ड में कदम रखेगा। उसके बाद ही वह इंडिया लौटेगा। उसी के साथ निशा और आशीष भी कॉलेज कंप्लीट करके ही वापस आ जाएंगे, लेकिन राघव का बेटा बिजनेस स्टार्ट करके एक्सपीरियंस के साथ ही वापस आएगा। राघव ओबरॉय का व्यक्तिगत जीवन। राघव अपनी वाइफ मीरा ओबरॉय से काफी प्यार करते हैं। इनकी लव मैरिज थी। इनकी वाइफ मीरा जी एक फेमस फैशन डिजाइनर हैं। बाकियों के लिए भले ही ये रूड हो, पर अपनी वाइफ के सामने नॉर्मल रहते हैं। और हाँ, इनको अपने बेटे के सामने भी रूड ही रहना पड़ता था ताकि इनका बेटा जिम्मेदार बन सके। लेकिन इस चक्कर में वह खुद भी रूड और शांत स्वभाव का हो गया। वह किसी से बात नहीं करता था, बस पढ़ता रहता था और किसी को खुद को टच भी नहीं करने देता था। इसी कारण वह बाहर पढ़ने चला गया। उसी के पीछे निशा और आशीष भी चले गए। मुकेश जी की वाइफ सुमित्रा ओबरॉय है। ये काफी हंसमुख और दयालु हैं और ये हाउसवाइफ है। सुमित्रा जी अपनी फैमिली से काफी प्यार करती हैं। निकेतन जी की वाइफ थोड़ी मॉडर्न टाइप की इंसान है, पर दिल की बहुत अच्छी है। इनको पेंटिंग्स का बहुत शौक है और ये एक फेमस आर्टिस्ट है। ये तो ओबरॉय परिवार की पूरी जानकारी मिल गई। अब तो लगता है जब ये सारे बच्चे वापस आएंगे तब कहानी में और मजा आएगा। क्या लगता है, एना और राघव के बेटे का कुछ कनेक्शन होगा क्या? स्टोरी आते हैं। नित्या मुकेश जी और निकेतन से मिलती है। तभी अभय कहता है, आप सबको एक बात बतानी थी, जिसको सुन ज्यादा कोई खास भाव नहीं देता, जिससे अभय चिढ़ जाता है। फिर सीरियस होकर बोलता है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है, जिसको सुनते ही सभी सीरियस होकर उसको ही देखने लगे। फिर अभय आगे बोलता है, जिसका आप सबको था बहुत इंतजार, वह पूरा होने वाला है। लेकिन वह क्या है, ये तो आप सबके लिए सरप्राइज है। तभी मुकेश जी, निकेतन और प्रकाश जी और मीना जी एक साथ पूछते हैं क्या सरप्राइज है, जिस पर नित्या जी आगे आकर बोलती हैं, ये तो आपको कल ही पता चलेगा। जिस पर सबका मुंह बन जाता है। मीरा जी मक्खन लगाते हुए बोलती हैं, मैं तो मम्मी जी हूं ना तुम्हारी, मुझे नहीं बताओगी। बताओ ना क्या सरप्राइज है। नित्या जी बोलती हैं, मॉम आप कितना ही मक्खन लगा लें, ये सरप्राइज बहुत स्पेशल है। ये तो सबको कल ही पता चलेगा। ये बोलकर वो तो वहां से जल्दी निकल लेती हैं। अपने रूम में आकर वह फ्रेश होती हैं और किचन में चली जाती हैं। अभय भी चुपचाप फ्रेश होकर नीचे ही आ जाता है, पर सबके सब बातों बातों में पूछने की कोशिश करते हैं, पर मजाल है जो एक भी हिंट दिया हो अभय और नित्या ने। अब तो मीरा जी और प्रकाश जी और मुकेश जी और निकेतन को कल का बेसब्री से इंतजार था। रात में नित्या जी सबको डिनर के लिए बुलाती हैं। फिर सब डिनर करते हैं। मुकेश जी और निकेतन अपने मेंशन चले जाते हैं और बाकी सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। सुबह की हलचल। सुबह 5 बजे पूरा राठौर मेंशन में चहल पहल थी। मीरा जी और प्रकाश जी सुबह ही उठ जाते हैं गार्डन में घूमने के लिए। वे देखते हैं पूरे मेंशन को सजाया जा रहा है, जिस पर मीरा जी प्रकाश जी से बोलती हैं, पता नहीं ऐसा भी क्या सरप्राइज है जो पूरा मेंशन ही सजाया जा रहा है। खैर वो भी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। जिस पर प्रकाश जी भी हंसकर हामी भरते हैं। सुबह 8 बजे सब नीचे हॉल में बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन अभी तक अभय का कुछ अता पता नहीं था। जिस पर मीरा जी नित्या से पूछती हैं, ये अभय कहाँ है?
अभी तक नहीं आया। जिस पर नित्या बोलती है, सुबह से अपनी वार्डरोब में है जनाब। पूरी तहस नहस कर दी है, लेकिन अभी तक रेडी नहीं हुए। तभी ऊपर से अभय आता है, डार्क ग्रीन 3 पीस सूट पहनकर, डिजाइनर शूज। आज बहुत हैंडसम लग रहा था, किसी की नजर ही नहीं हट रही थी। नीचे आकर वह भी नाश्ते के लिए बैठ जाता है, जिस पर प्रकाश जी बोलते हैं, ऐसा भी क्या सरप्राइज है जो तुमने पूरी वार्डरोब ही तहस नहस कर दी। जिस पर अभय बोलता है, बस कुछ देर और आप सबको पता चल जाएगा। आप पूरी ओबरॉय फैमिली को भी यहाँ इनवाइट कर लेना। नाश्ता करके अभय और नित्या अपनी कार से अनाथालय के लिए निकल जाते हैं। साथ भी ब्लैक लग्जरी कारों का काफिला अनाथालय के बाहर आकर रुकता है। इधर सुबह एना जब उठी थी तो आज वह थोड़ी खुश थी। आज भी मौसम सुहाना था। एना को नेचर और एनिमल्स से बहुत प्यार था। साथ ही उसकी कुछ हिडन हॉबीज भी हैं। हालांकि वह छोटी है, पर उसकी बॉडी में एक बड़ी लड़की की सोल आत्मा है जो कि मल्टी टैलेंटेड है। ऐसा कुछ नहीं जो उसको ना आता हो। जब से रीबर्थ हुआ है, नई एना के बारे में ही सब बताया जा रहा है। पुरानी एना का पास्ट अभी किसी को नहीं पता। नई एना को पता है, पर अभी ये राज है जो बाद में खुलेगा, और ये भी कि वह सोल किसकी है और कौन है। एना का बदला लेने का संकल्प। एना कुछ देर बाहर गार्डन को निहारती है और खुद से बातें करती हुई कहती है, ये नई जिंदगी की शुरुआत है। जिसने भी मुझे या इस बॉडी की पुरानी ओनर को दुख पहुंचाया है, कोई नहीं बचेगा। फिर एक इविल स्माइल करती है। तभी डोर पर नॉक नॉक की आवाज आती है। अंदर सुनीता जी आती हैं। एना जब उनको देखती है तो उनके पास जाती है। सुनीता जी इमोशनल हो जाती हैं, आज उनकी लाडली उनको छोड़कर जा रही है। पर इस बात से खुश भी थी कि वह वहां प्रिंसेस की तरह रहेगी। फिर एना को हक करके बोलती हैं, एना बेबी, आज आपको आपकी न्यू फैमिली मिलने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। उनकी आंखों से आंसू झलक जाते हैं, जिस पर एना उनको देखते हुए बोलती है, आंटी फिर आप रो क्यों रहे हो। जिस पर सुनीता जी कहती हैं, ये तो खुशी के आंसू हैं बस। फिर कहती हैं, चलो रेडी हो जाओ। मी राठौर और मिसेज राठौर आते ही होंगे। फिर एना भी हामी भरकर बात लेकर एक क्यूट सी लाइट ब्लू फ्रॉक पहनकर आती है। वो एक क्यूट सी एंजल लग रही थी, जिसको देखकर एक पल को सुनीता जी उसमें खुशी जाती हैं। फिर आज खुद एना के बाल बनाती हैं, फिर एक क्यूट सी हेयर क्लिप उसके बालों में लगाती हैं, फिर कहती हैं, मेरी एना कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर न लगे। फिर अपनी आंखों से काजल लेकर एना के कान के पीछे लगा देती हैं। राठौर मैंशन में एना का ग्रैंड वेलकम। तभी नीचे से गाड़ियों की आवाज आती है। एना के रूम में कुछ खास सामान नहीं था, फिर भी जो कुछ था उसने एक छोटे से सूटकेस में डाल दिया और दोनों नीचे आ गईं। अभय और नित्या तो एना को देखते ही खुश हो गए और प्यार से उसको गोद में उठा लिया। जिस पर एना को मन ही मन अजीब लगा, पर उसको अच्छा भी लगा, एक अपनापन महसूस हुआ, जिस पर उसने एक स्माइल कर दी। अभय नित्या दोनों सुनीता जी से मिलकर कार में एना को लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन दोनों ही झगड़ने लगते हैं, एना कभी नित्या की गोद में तो कभी अभय की गोद में। ऐसे ही दोनों को अपने लिए झगड़ते देख एना का मुंह बन जाता है। उन दोनों की नजर एना के फूले हुए लाल गालों पर पड़ती है, तो दोनों सकपका जाते हैं। फिर देखते हैं कि एना उनसे गुस्सा हो गई। फिर दोनों लड़ना छोड़कर उसको मनाने लगते हैं, जिस पर एना कहती है, मैं आप दोनों की ही हूं। अब तो आप मेरे मॉम डैड हैं, तो झगड़ा क्यों कर रहे हैं आप दोनों। जिस पर उसकी समझदारी वाली बातें सुन दोनों शॉक हो जाते हैं। एना इस पल उन दोनों के बीच बड़ी समझदार लग रही थी और अभय नित्या दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे थे। जिस पर दोनों ने कान पकड़कर सॉरी बोला। फिर एना जोर से हंसने लगी, जिस पर दोनों समझ गए ये नन्ही सी परी उनकी टांग खींच रही है, और दोनों भी हंसने लगे। राठौर मैंशन में परिवार का जमावड़ा। फिर कारों का काफिला राठौर मैंशन के बाहर आके रुका। दोनों बाहर आए और एना को कुछ देर कार में रहने को बोला और मेन गेट पर खड़े अपनी फैमिली को देखा जो उनका ही इंतजार कर रही थी। दोनों वहां गए, जिस पर प्रकाश मीरा जी और मुकेश निकेतन जी उनको देखते ही बोले, अब तो बताओ क्या सरप्राइज है। पूरा मेंशन को तुमने दुल्हन की तरह सजवाया है, ऐसा क्या खास सरप्राइज है। जिस पर अभय नित्या बोले, रुकिए रुकिए, सब्र कीजिए। फिर अभय कार के दूसरी साइड गया और एना को गोद में लेकर उनके पास गया। एना को देखते ही सब खुश हो गए। मीरा जी बोली, ये प्यारी बच्ची कौन है। प्रकाश जी की आंखें तो चमक उठीं। फिर नित्या जी बोली, ये आप दोनों की पोती है, हमने इसको अडॉप्ट किया है। इसका नाम अनामिका है, लेकिन ये हमारी एना प्रिंसेस है। उनकी बातें सुन एना मुस्कुरा रही थी और मन ही मन उसकी नई फीलिंग का एहसास हो रहा था। वह यहाँ सबको जानती थी।
मीरा जी तो ये सुनते ही एक पल के लिए शॉक में चली गईं, लेकिन जल्द ही नॉर्मल होके बोली, सच में ये मेरी पोती है? नित्या बोली, हाँ सच में। अब बाहर ही खड़ा रखोगे या अंदर भी चलोगे? हमारी एना थक गई होगी। फिर सब अंदर आ जाते हैं जहां और भी लोग थे जो और कोई नहीं, ओबरॉय फैमिली थी। एक बच्ची को उनके साथ देख वो सब भी कंफ्यूज थे। सब अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। एना सबको एकटक स्माइल के साथ निहार रही थी। ओबरॉय फैमिली के बाकी मेंबर्स बोले, ये क्यूट सी बच्ची किसकी है? जिस पर अभय नित्या एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते हैं और बोले, ये हमारी एना है, हमने इसको अडॉप्ट किया है। जिसको सुन सभी खुश हो जाते हैं। सभी जानते थे नित्या पर क्या गुजरी थी उस एक्सीडेंट के बाद। आज उसको इतना खुश देख सब खुश थे। लेकिन अभय अपनी एना को लेते हुए बोले, ये है हमारा क्यूट सा सरप्राइज। मीरा जी बोली, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सरप्राइज दे दिया तुम दोनों ने सबको आज। मैं बहुत खुश हूं, मेरी इतने सालों की इच्छा पूरी हो गई। मैं भगवान को 56 भोग चढ़ाऊंगी। फिर सभी एना से प्यार से बात करने लगे, जिस पर एना भी उनका क्यूटली जवाब दे रही थी। तभी वहां एक और शख्स आता है। कौन है वह शख्स? अब देखते हैं यह नया शख्स कौन है जिसने ग्रैंड एंट्री मारी है। क्या यह ओबरॉय फैमिली से कोई है या कोई और? आगे कौन है वह शख्स? वह शख्स और कोई नहीं, राघव ओबरॉय था। वह इस वक्त भी एक अर्जेंट कॉल पर बात करते हुए आ रहा था, जिसको देखकर अभय चिढ़कर बोला, ये डेविल नहीं सुधरेगा। जब देखो मीटिंग, ऑफिस ब्ला ब्ला। वहीं एना की नजरें राघव को देखते ही चमक जाती हैं। वह वहां से उठकर सीधे राघव के पास चली जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। वहीं राघव किसी को अपने पास महसूस कर गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब वह अपने पास में देखता है तो एक क्यूट सी मासूम सी छोटी सी लड़की खड़ी होती है जो उसको अपनी टिमटिमाती मासूम आंखों से देख रही होती है, जिसको देखकर एक पल के लिए राघव भी उसमें खो जाता है और कब वह उसको अपनी गोद में ले लेता है उसको खुद पता नहीं चलता। वहीं ये सब देखकर राठौर फैमिली और ओबरॉय फैमिली शॉक हो जाती है। और अभय तो जेलसी से भर जाता है और मन ही मन कहता है, आज मेरे घर मेरी प्रिंसेस आई है, इसको भी ये डेविल पसंद आ गया। वह चिढ़कर मुंह बना लेता है। वहीं उसको डर भी था कि कहीं राघव उसको गुस्से में चोट न पहुंचा दे, लेकिन उसका रिएक्शन देखकर वह खुद शॉक में था। वहीं एना कहती है, आप तो बहुत हैंडसम हैं। उसकी यह बात सुन अभय और भी चिढ़ जाता है। उसको पसंद नहीं आता कि उसके अलावा उसकी बेटी किसी और को हैंडसम बोल रही है। उसकी बातें सुन राघव के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जिसको देख पूरी फैमिली तो जैसे डबल शॉक में चली जाती है, क्योंकि राघव कभी मुस्कुराता नहीं था। लेकिन वह मुस्कुराहट भी सिर्फ कुछ मिनट की थी। वह फिर से सख्त और कोल्ड हो जाता है और एना उसकी गोद से उतरकर उसको अपने साथ सोफे पर ले जाती है और अपने पास बैठा लेती है। राघव बैठ भी जाता है। नित्या जी जो किचन से आ ही रही थी, ये सब देखकर वह भी एक पल के लिए शॉक में चली जाती है। फिर वह आगे आकर कहती हैं, अब मेरी बच्ची से बात ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? मेरी बच्ची भी भूखी है। जिसको सुन सबको एहसास होता है कि हाँ, लंच टाइम हो गया है और एना अभी भूखी है। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। आज नित्या और अभय के बीच में मिनी चेयर पर हमारी एना भी बैठी थी। आज उसकी पसंद की बहुत सारी डिश बनी थी, जिसको देख एना की आंखों में चमक आ जाती है। उसकी आंखों की चमक देख पूरी फैमिली खुश हो जाती है और सब अपने हाथों से एक एक बाइट एना को खिलाने लगते हैं। आज पहली बार एना को फैमिली कैसी होती है उसका एहसास हो रहा था। एना का नया रूम और राठौर मैंशन का टूर। लंच खत्म होने के बाद सब वापस सोफे पर आकर बैठ जाते हैं और एना से ढेर सारी प्यारी बातें करते हैं। फिर नित्या और अभय एना को उसका रूम दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। एना का रूम बिल्कुल एक बाबी डॉल के रूम जैसा था। कोई और बच्ची होती तो उसको ये रूम जरूर पसंद आता, लेकिन एना का तो ये रूम देखकर ही मुंह बन गया। उसका मुंह बना देख नित्या और अभय टेंशन में आ जाते हैं। फिर पूछते हैं, क्या हुआ, आपको रूम पसंद नहीं आया? जिस पर एना बोलती है, अच्छा है, पर मुझे बाबी डॉल जैसे नहीं पसंद। वो बोलते हैं, तो कैसा पसंद है? वह कहती है, एक बड़ी सी विंडो जहां से और नेचर से भरा रूम, बाहर से नेचर का अच्छा सा व्यू और एक नॉर्मल स्टडी रूम। और वह अपनी क्लोजेट में जाती है तो वहां बाबी जैसे ही कपड़े होते हैं। वह कहती है, मुझे स्टाइलिश ड्रेसेस पसंद हैं, नॉर्मल बच्चों जैसे नहीं। उसकी बातें सुन हैरान हो जाते हैं और खुश भी कि वह उनको अपनी पसंद बता रही है। फिर वह कहते हैं, ओके प्रिंसेस, चलो हम आपको हमारा मैंशन दिखाते हैं।
एना भी खुशी खुशी पूरा मैंशन देखती है जहां हर जगह बहुत लग्जूरियस फर्नीचर था, जिसको देख एना मन में बोलती है, ये तो मेरे जैसे ही है, मुझे भी एंटीक्स और लग्जरियस चीजों का बहुत शौक है। आरामदायक शाम और स्कूल की तैयारी। फिर जब रूम में वापस आते हैं तब तक रूम बिल्कुल उसकी पसंद के अनुसार हो चुका था, सिर्फ आधे घंटे में। ये देख एना खुश हो जाती है। वह पहले अपने स्टडी रूम में जाती है जो बिल्कुल एक मिनी लाइब्रेरी जैसा था। पूरे रूम में छोटे छोटे क्यूट से फ्लावर पॉट्स रखे थे, बालकनी में बड़े बड़े प्लांट्स रखे थे। वह क्लोजेट में जाती है तो वहां फैशन के हिसाब से ड्रेसेस रखी थी। फिर नित्या, तब तक शाम भी हो चुकी थी। नित्या एना को फ्रेश होने को बोलती है और उसके लिए कपड़े निकालती है और उसका इंतजार करती है। एना बाहर आती है तो उसको एक क्यूट सा पैंडल नाइट सूट पहना देती है और नीचे लेकर आ जाती है। आज ओबरॉय फैमिली भी वहीं थी। सबका डिनर आज राठौर मैंशन में था। सब एना से जी भर के प्यार भरी बातें करते हैं और एना की क्यूट बातें सुनते हैं। फिर डिनर के लिए बैठ जाते हैं और सभी अपना खाना छोड़ पहले एना को खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। उनका प्यार देख एना सोचती है, कितनी प्यारी फैमिली मिली है मुझे, मैं इनको कभी दुखी नहीं होने दूंगी। फिर अचानक मीरा, राघव की वाइफ, बोलती है, एना को स्कूल का क्या सोचा है, जिस पर सभी का ध्यान उनकी बातों पर चला जाता है और नित्या बोलती है, अरे हाँ, कल ही एना का हमारे इंटरनेशनल हाई स्कूल में एडमिशन करा देंगे। फिर सभी बातें करते हैं। फिर नित्या एना को उसके रूम में लेके आती है, लेकिन नित्या का एना को अकेले सुलाने का मन नहीं था, वह भी उसके साथ ही लेट जाती है। तभी अभय भी वहीं आता है और वह एना के दूसरे साइड लेट जाता है। दोनों एना को सुलाते हैं और खुद भी उसके साथ सो जाते हैं। सुबह की शुरुआत और स्कूल का प्लान। अगली सुबह 5 बजे एना के उठने से पहले नित्या जी फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट बनाने चली जाती हैं और अभय भी फ्रेश होकर आता है और एक कॉल करता है। दूसरी साइड से आवाज आती है, कहीं ये मी राठौर, आपको कुछ काम था मुझसे? हाँ, मेरी बेटी अनामिका उर्फ एना का एडमिशन कराना था तो हम आ जा रहे हैं, तो ध्यान रहे मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से उसका वेलकम करें। जी मी राठौर, आपका ही तो स्कूल है, आप जैसा चाहें वही होगा। फिर अभय कॉल रखकर नीचे आ जाता है। क्या होगा आगे? एना का एडमिशन अब अभय के ही इंटरनेशनल हाई स्कूल में होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या उसे स्कूल में कोई नई चुनौती मिली? 9 एना का स्कूल जाने का उत्साह। ब्रेकफास्ट बना लेने के बाद नित्या एना को उठाने जाती है तो देखती है एना ऑलरेडी कब की उठकर फ्रेश भी हो चुकी है और ड्रेस तक खुद से चेंज कर ली है और अब हेयर कॉम्ब कर रही है। ये देख नित्या जी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि इतनी छोटी बच्ची इतनी जल्दी खुद से उठ के रेडी भी हो गई। फिर सोचती है, मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ, शायद वहां जल्दी उठाया जाता होगा तो आदत हो गई होगी। फिर एना के पास जाकर उसके हाथ से कॉम्ब लेकर खुद उसके बाल बनाने लगती हैं। एना भी समझ रही थी। फिर उसने वापस से बच्चों की एक्टिंग करते हुए बोली, मम्मा आज हम मेरे लिए स्कूल देखने जाएंगे। नित्या जी तो आज पहली बार मम्मा सुनकर ही इमोशनल हो गई। हाँ एना बेबी, हम आज आपके स्कूल जाएंगे, फिर कल से आप स्कूल जाया करेगी और न्यू फ्रेंड बनेंगी आपकी। फिर एना के बाल बनाकर नित्या जी एना को नीचे ले आती हैं। सब डाइनिंग हॉल में बैठे थे। एना को देखते ही सब खुश हो जाते हैं। अभय भी स्कूल की बात करके आ गया और आते ही एना को गोदी में उठा लिया, जिस पर सब चिढ़ गए क्योंकि एना उन्हीं के पास आ रही थी और बीच में अभय ने उसको ले लिया। जिस पर एना ने बाकी सबको देखा तो बोली, डैडी हम कब जाएंगे, मुझे अपने न्यू फ्रेंड भी बनाने हैं। वहीं अभय का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज पहली बार डैड सुनकर वह बोला, ब्रेकफास्ट के बाद चलो, आपको भूख लगी होगी। जिस पर एना अपने पेट पर हाथ रखकर क्यूट से एक्सप्रेशन के साथ, है हाँ डैडी भूख लगी है। मीरा जी बोली, अरे मेरी पोती भूखी है, चलो सब जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो। सब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। एना की स्कूल विजिट और पहला एनकाउंटर। एना को ब्रेकफास्ट कराने के बाद नित्या और अभय एना को लेकर कार में बैठ जाते हैं और कारों का काफिला निकल पड़ता है। आधे घंटे के बाद एक बहुत शानदार हाई स्कूल के बाहर कारें रुकती हैं। स्कूल का प्रिंसिपल बाहर ही उनका वेलकम करने के लिए खड़ा था। अभय, नित्या एना को लेकर बाहर आते हैं और सभी बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े हो जाते हैं। फिर प्रिंसिपल पाटिल उनका वेलकम करते हैं और अपने ऑफिस में ले जाते हैं और स्टाफ को कुछ स्नैक्स लाने को भेज देते हैं। अभय एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। फिर पाटिल उसको पूरा स्कूल दिखाते हैं। बच्चों की एक्टिविटीज भी अभय ने देखी।
वहां बच्चे अच्छे से एक्टिविटीज कर रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। वहीं एना के साइड एक लड़की भागती हुई आ रही थी, जिससे एना गिर पाती उससे पहले संभल जाती है। लेकिन वो लड़की यानी शनाया शनाया सॉरी तो दूर की बात एना को डांटने लगती है, क्या तुमको दिखता नहीं? साइड नहीं हट सकती थी। एना मन ही मन सोचती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सोच एना उसको इग्नोर कर चली जाती है और शनाया गुस्से में एना को घूरती रहती है। स्कूल देख लेने के बाद अभय, नित्या और एना घर आ जाते हैं। वैसे तो स्कूल उनका ही था तो बेस्ट तो होना ही था, लेकिन क्या वहां एना अच्छे से रहेगी या वहां उसको कोई दिक्कत न हो, इसलिए उनका वहां जाना जरूरी था। शाम को घर आकर सबने डिनर किया और एना रूम में आते ही सो गई थी, तो आखिर एक छोटी बच्ची की ही बॉडी ना। स्कूल का पहला दिन। अगली सुबह एना स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाती है। नित्या जी आ ही रही थी एना को उठाकर रेडी करने के लिए, लेकिन जब देखा कि वो ऑलरेडी खुद से तैयार हो गई, तो नित्या जी और एना नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ ही रहे थे कि सबकी नज़र ऊपर से आ रही एना पर पड़ी, जो इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी सबने बहुत तारीफ की। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभय और नित्या दोनों एना को स्कूल छोड़ने जाते हैं। 10 फर्स्ट डे एट स्कूल। अब आगे कि सबकी नज़र ऊपर से आ रही एना पर पड़ी, जो इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी सबने बहुत तारीफ की। ब्रेकफास्ट करने के बाद अभय और नित्या दोनों एना को स्कूल छोड़ने जाते हैं। कुछ कारों का काफिला इंटरनेशनल स्कूल के बाहर आकर रुकता है। बाहर ही प्रिंसिपल इंतजार कर रहे थे। नित्या और अभय एना को लेकर बाहर आते हैं। इस वक्त वहां सिर्फ प्रिंसिपल थे, क्योंकि किसी को पता नहीं चलना चाहिए एना उनकी बेटी है, वरना दुश्मन एना को हट कर सकते हैं। खैर, फिर प्रिंसिपल पाटिल के साथ एना को भेज देते हैं। प्रिंसिपल एना को क्लास में छोड़कर चले जाते हैं और सभी टीचर्स को वार्निंग देते हैं कि एना को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छे से ट्रीट करें। क्लास में आते ही एना अपनी लास्ट की सेकंड सीट पर बैठ जाती है। क्लास में शनाया एंटर करती है। उसकी नज़र एना पर जाती है, जिसको देख वह जल भुन जाती है और गुस्से में उसके पास आती है और उसका बैग उठाकर फेंक देती है। ये देख एना को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन कहती है, बच्ची है इसलिए कुछ नहीं बोल रही, कोई और होता तो जान की भीख मांग रहा होता मेरे सामने। एना उसको घूरते हुए अपना बैग उठाकर वापस बैठ जाती है, जिसको देख शनाया का तो खून ही खौल जाता है। ये लड़की मुझसे आखिर डर क्यों नहीं रही, इसको तो आज सबक सिखाकर ही रहूंगी। वो कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी टीचर आ जाती है। शनाया वापस अपनी सीट पर बैठ जाती है। लंच ब्रेक की घटना। ऐसे ही सारी क्लास अटेंड करने के बाद लंच ब्रेक होता है। एना को अकेले रहना पसंद था, तो वो कैंटीन में जाकर लास्ट टेबल पर बैठ जाती है और अपना घर से भेजा हुआ टिफिन खोलती है। तो उसमें हेल्दी फ्रूट्स और सलाद सैंडविच था, बिल्कुल हेल्दी लंच था। नित्या जी ने बच्चों के हिसाब से तो बनाया, पर हेल्दी तरीके से। वह लंच करना स्टार्ट ही किया था, तभी वहां शनाया और उसकी पलटन आ जाती है। उसके लंच उठाकर फेंक देती है और उसकी पलटन में से एक लड़की कनिका बोलती है, ए लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शनाया को इग्नोर करने की? चल नीचे बैठकर सॉरी बोल उसको। लेकिन हमारी एना तो फुल इग्नोर करती है और वहां से जाने लगती है, कहीं उसका गुस्सा इन पिद्दी लड़कियों पर भारी न पड़ जाए। लेकिन इस बार शनाया को बहुत गुस्सा आता है, इसकी इतनी हिम्मत, और वो एना को धक्का दे देती है। वैसे तो एना खुद को हटा सकती थी, पर वहां प्रिंसिपल के साथ अभय आ रहा था किसी काम से। वह यहाँ आया था और एना से मिलने भी ये देखने की एना कंफर्टेबल हुई कि नहीं। तभी एना नीचे गिर जाती है और जोर से बोलती है, आह। अभय और प्रिंसिपल की नज़र उधर जाती है। एना को नीचे गिरा देख और वहां कुछ लड़कियां जो जोर से हंस रही थीं। और तो और हमारी एना रोने की एक्टिंग भी शुरू कर देती है। अभय को बहुत गुस्सा आता है। वो एना के पास आकर उसको उठाता है और उसको चुप कराने लगता है और जोर से चिल्लाता है, मी पाटिल। जिस पर पाटिल हड़बड़ा जाता है और गुस्से में शनाया को देखता है और उसके मॉम डैड को कॉल लगा देता है। मी खन्ना का हंगामा और अभय का रिएक्शन। तभी कुछ देर बाद वहां मी और मिसेस खन्ना आते हैं और शनाया को डरा हुआ एक जगह खड़ा देखते हैं। उसके पास जाकर पूछते हैं, क्या हुआ शनाया, तुम डरी हुई क्यों हो? तो शनाया एक्टिंग करते हुए बोलती है, मम्मा पापा, इस लड़की ने मुझे हर्ट किया तो मुझसे गलती से इसको धक्का लग गया, तो मुझे प्रिंसिपल सर से डांटा। ये बोल वह रोने की एक्टिंग करती है। जिस पर मी खन्ना मी पाटिल के पास जाते हैं और बोलते हैं, आपकी इतनी हिम्मत जो आपने मेरी बेटी को डांटा। जिस पर मी पाटिल बोलते हैं, गलती आपकी ही बेटी की थी,
उसने एना को धक्का दिया, मैंने खुद देखा। जिस पर मी खन्ना भड़क जाता है और बोलता है, जानते हो मैं कौन हूँ? राठौर इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। मैं खड़े खड़े तुम्हारा ये स्कूल बंद करवा दूंगा। जिस पर अभय आराम से उनकी ये नौटंकी देख रहा था। एना भी शांति से उनकी ये घमंड भरी बातें सुन रही थी और शैतानी स्माइल करते हुए अभय को देखती है। तभी मी खन्ना उनकी तरफ आते हैं और अभय को देखकर बोलते हैं, आपकी बेटी ने मेरी बेटी को हर्ट किया। अपनी बेटी को बोलो अभी के अभी मेरी बेटी से माफी मांगे। जिस पर अभय कुछ नहीं बोलता तो मिसेस खन्ना आगे आकर बोलती हैं, सुनाई नहीं देता क्या? एक तो इस लड़की ने मेरी बेटी को हर्ट किया, अब माफी भी नहीं मांग रही। पता भी है हम कौन हैं। अभी के अभी इस लड़की को स्कूल से निकलवा देंगे। जिस पर अभय गुस्से में बोलता है। अब देखना है अभय गुस्से में क्या बोलता है। खन्ना फैमिली को अपनी गलती का एहसास होगा क्या? ये तो एना के स्कूल का पहला दिन ही धमाकेदार हो गया। शट अप, मेरी बेटी डर रही है तुम्हारी बकवास सुनकर। अभय अभी भी एना को देख रहा था, कहीं उसको गिरने की वजह से चोट तो नहीं लगी। और हमारी प्यारी एना भी डरने की एक्टिंग कर रही थी ताकि इसमें खन्ना का उसके डैड बुरा हाल करे। मी पाटिल जब देखते हैं अभय को गुस्सा आ रहा है तभी वह बोल पड़ता है, मी राठौर। जब मी खन्ना सुनता है कि मी पाटिल ने अभी मी राठौर बोला, उसकी तो हवाइयां ही उड़ जाती हैं। वह मी पाटिल की तरफ देख पूछता है, क्या कहा आपने? मी राठौर। जिस पर मी पाटिल गुस्से में बोलते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मी राठौर और उनकी प्रिंसेस से ऐसे बात करने की? तभी अभय जब देखता है एना बिल्कुल शांत हो गई है तब उसको सुकून मिलता है। लेकिन अब किसी और का सुकून उड़ चुका था। अभय गुस्से में तिलमिलाता हुआ मी खन्ना के पास आया और एक पंच उसके मुंह पर मारा और बोला, आगे से दिख मत जाना वरना जान से मार दूंगा। ये बोल वह हट जाता है और मी खन्ना नीचे गिर जाता है, उसका जबड़ा तक हिल गया था। अभय अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है। उधर से 2 रिंग में ही कॉल पिक हो जाती है। अभय तुरंत बोलता है, मी खन्ना को फायर कर दो, बाकी तुम समझ गए होंगे उससे आगे क्या करना है। ये बोल उधर की कोई भी बात सुने बिना कॉल कट कर देता है। क्या होगा अब मी खन्ना के साथ देखते हैं अगले भाग में। 11 मी